बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुल्क में कोरोना भी बढ़ रहा है और कोरोना पर जारी सियासी जंग में भी इजाफा हो रहा है। तनकीर नहीं करना चाहते सिंध हुकूमत के ऊपर, लेकिन आप देखिए कराची है, हैदराबाद है, वो वैक्सीनेशन में भी सबसे पीछे है। सबसे ज्यादा मसला जो है वो वहाँ पर है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो अपने मामलात के ऊपर नजर डाले और अपने गिरबान में झांके और अपनी गवर्नेंस को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करे। पाकिस्तान के अंदर फिगर आती है, हर जो सेक्टर है उसमें सिंध हुकूमत हमें सबसे पीछे मिलती है, जो जाहिर है कि बड़ी एक बदकिस्मती की बात है। सिंध हुकूमत को हम बार बार ये कह रहे हैं और ये वफाकी हुकूमत के इख्तियारात हैं कि वो सूबों को तवज्जो दिलाएं उनकी गवर्नेंस की तरफ, और हम सिंध हुकूमत को उनकी गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दिलाते रहते हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का जो फैसला किया, बड़े लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया। सियासी मुनाफिकीन जिनको मैं कहता हूँ, उन्होंने इसके ऊपर सियासत चमकाने की कोशिश की। जब वो लोग, उनकी सियासी जमात, उनकी हुकूमत लाहौर में यूके वेरिएंट की वजह से सख्त फैसले करती है तो कोई एहतजाज नहीं करते वो लोग, लेकिन जब कराची के अंदर 26-27% पॉजिटिविटी रेशो हो जाता है, कराची की फलाह बहबूद के लिए, अपने हैदराबाद की बेहतरी के लिए, सिंध के बाकी जिलों की बेहतरी के लिए जब सिंध हुकूमत फैसला करती है तो ये लोग सियासत करते हैं। पीटीआई वाले लोगों को बरगलाते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी को ना मानो, और ये वो लोग हैं, इतने मुनाफिक हैं। कराची में, हैदराबाद में, हमारे किसी शहर में अगर सिचुएशन अस्पतालों में आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो फौरन खड़े हो जाएंगे, सिंध हुकूमत नाकाम होगी। ना काम खुद करते हैं, ना किसी और को करने देते हैं। मुल्क में जब इदारे मौजूद हैं, वैक्सीन भी दस्तयाब है और पॉलिसियां भी बन रही हैं, तो फिर सियासत की क्या जरूरत है। कल मुल्क में पहली बार 10 लाख 10,000 लोगों को वैक्सीन लगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वफाक और सिंध इस पर तवज्जो दे ताकि मुल्क को कोरोना फ्री किया जा सके। हम लड़ लड़ कर वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं, हम आज के शो में इस पर भी बात करेंगे। और आज वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की तरह से मफाहमत का मस्बत जवाब दे दिया। शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि वो उस पर आगे चलने को तैयार हैं। ये खुशाइन बयान था, और मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन में जो बाकी संजीदा लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इस ऐवान का हिस्सा नहीं है, जैसे नवाज शरीफ हैं, फजलुर रहमान हैं, मरियम नवाज हैं, और कुछ लोग हैं, वो इस निज़ाम को ताकतवर होता नहीं देखना चाहते। वो तो चाहते हैं निज़ाम तलपट हो और हमें मौका मिले। PMLN के अंदर भी और पीपल्स पार्टी के अंदर भी लोग हैं जो कि निज़ाम का हिस्सा है, वो निज़ाम को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। हम जो पार्लियामान के अंदर लीडर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे, जो पार्लियामान से बाहर लीडर हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मलिक अहमद डोगर साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि 2 दिन से मुसलसल जब मियां शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू आया, पहले तो हाथ बढ़ाया उनकी तरफ मफाहमत का शेख रशीद साहब ने, और आज फवाद चौधरी साहब ने कैबिनेट के बिहाफ पे, तो ये गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना ली है कि वो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर हैं उनके साथ डायलॉग हो सकते हैं, और अब आप इकट्ठा बैठने लगे हैं, या फिर आप समझते हैं कि सिर्फ ये भी एक सियासी बयान आता है? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं चौधरी साहब, गवर्नमेंट तो पहले दिन से ही, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल्फ लिया और वो उस तकरीर के मूड में थे जिसमें वो मफाहमत की बात करते, चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की बात करते, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात करते, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते, ये कुछ ऐसे मोटे मोटे पॉइंट्स है जो इत्तेफाक से, आप मुझे जानते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही बात करता हूँ कि ये उनके वो पॉइंट्स मैं उस स्पीच में देख चुका था उनकी असेंबली आने से पहले, लेकिन वो माहौल ऐसा बना। खैर उसके बाद हम जब फैटफ की लेजिस्लेशन हुई उसमें इकट्ठे बैठे, और बहुत सारे मामलात में, कश्मीर का इशू है या बाकी दीगर मामलात में भी अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठी है, और बैठना चाहिए, हर हुकूमत को हमेशा एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप वाहिद आदमी हैं जहां पाकिस्तान तक तहरीक-ए-इंसाफ में जिनका सारी पार्टीज के साथ रब्ता है, और अगर कोई इफ़ामत तफ़हीम हुई तो आपके जरिए होगी। लिहाजा मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा ऑप्शन है कि सब इकट्ठे बैठ जाएं? बिल्कुल, हम तो अभी भी चाहते हैं और हमेशा ये कोशिश रही है कि असेंबली का जो बिजनेस है और अपोजिशन को सुना जाए, उनका नुक्ता नज़र भी माना जाए। आज भी एक प्राइवेट मेंबर
डे था, लेकिन अपोजिशन के मेंबरान एक डेलीगेशन लेके स्पीकर के पास आए कि जी हमने पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी है। तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खासी आज गुफ्तगू हुई। फिर बाद में ये शरारत भी करते हैं और कि फिर कोरम भी पॉइंट आउट कर देते हैं, अपनी बातें भी करके, तकरीरें करके भी। खैर अपनी गुफ्तगू करके फिर आपकी जब बारी आती है, जब आपने ज्यादा सुनानी होती है तो कहते हैं कोरम टूट गया। लेकिन अर्ज ये है कि अब वक्त है, जैसे सबसे बड़ा मसला है ईवीएम मशीन्स का। आज भी कैबिनेट की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुल के इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर का इलेक्शन आपके सामने है कि हुकूमत भी PMLN की, इलेक्शन कमीशन भी उनका, और फिर भी धांधली का इल्जाम जो PTI अपोजिशन में है उसके ऊपर। ठीक हो तो अगर आपने 2023 के इलेक्शन को इंतहाई साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट बना, तो एक ही हल है और पिछले 50-60 सालों में मुझे नहीं याद, सवाए गालिबन 70 का इलेक्शन कहते हैं कि जो एक बेहतर इलेक्शन था, कि हर इलेक्शन पर धांधली के इल्जाम होते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब के साथ बैठने के लिए तैयार? सवाल बड़ा देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी को ये एक इख्तियार दिया है कि आप अपोजिशन के पास बैठें। बार काउंसिलों में भी हम जाना चाह रहे हैं। एक ख्याल आज ये भी था कि कैंटोनमेंट्स के इलेक्शन है तो इसमें इसको एज ए मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जाए, लेकिन उसमें फिर बाबर अवान ने कहा कि अभी वक्त बहुत कम है उनकी खरीदारी में, परचेज में, बाकी सारी चीजों में, और कुछ अभी लेजिस्लेशन और कुछ कानून। प्राइम मिनिस्टर साहब अभी नहीं बैठ रहे कमेटी में? नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी बैठ जाएंगे, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट तो कभी भी नहीं बैठता। प्राइम मिनिस्टर मैंडेट देता है अपने मिनिस्टर्स को, लेकिन और प्राइम मिनिस्टर देता है कि उसके मुताबिक चले। चेयरमैन नैब की तकर्री है, इसके ऊपर फिर एक वक्त आएगा कि मियां शहबाज शरीफ और ये दोनों की मुलाकात हो जाएगी। और बड़े चीजें हैं जिस पर कोई हर्ज नहीं है बैठने में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि ये आपकी पूरी पार्टी का ये ख्याल है कि गवर्नमेंट के साथ मुफाहमत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सिर्फ ये मियां शहबाज शरीफ साहब जो ना अकेले झंडा लेके जा रहे हैं और गवर्नमेंट उनको वेलकम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जोई साहब, प्रोग्राम में आज आपने दावत दी। खासे दिनों बाद आपसे और आपकी टीम से मुलाकात हो रही है। देखिए, जो शहबाज साहब बात करते हैं ना नेशनल रिकन्सिलिएशन की, हम अपने आप ये कहें कि इंटरप्रिटेशन, हर बंदा अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है उससे। बुनियादी तौर पे हर बंदा नहीं, आपकी पार्टी उनकी नहीं, मैं हर चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं हर एंकर की बात कर रहा हूँ, जिसका जो दिल है वो उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। कोई कह रहा है वो रिकन्सिलिएशन, कोई दिफाई इदारों से बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है वो गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने ऐसे जवाब दिया है कि जैसे वो फवाद चौधरी से जाके जेल में रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं। एक भाई इंटरव्यू वो नहीं, मैंने कहा फवाद चौधरी साहब ने ऐसे उसको इंटरप्रेट किया जैसे हम जेल में जाके उनके गाँव में उनसे रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, और आप नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे। शहबाज शरीफ साहब बात ये कर रहे हैं कि क्या आज मुल्क के जो मसाइल हैं वो क्या सारे के सारे खत्म हो गए हैं? नहीं हुए ना, अभी तक बहुत सारी प्रॉब्लम है। करप्शन की सबसे ज्यादा नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का है। मुझे जनाब डोगर साहब सच बोलते हैं, ईमानदारी से बताएं कि करप्शन में इजाफा हुआ है, कमी हुई है? इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में निचली सतह के ऊपर इदारे मुश्किल क्यों बनाना, मुझे पता है ना। नहीं, ये बात एक ओपन सीक्रेट है, चाहे रेवेन्यू के इदारे हैं, पुलिस के इदारे हैं, बात लंबी हो जाएगी। बाकी आपके इदारों में कोई कमी नहीं हो रही। ये हमारे कौमी अलमिये हैं। तो इस बाकी मामला गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए इसमें जिस तरह आप आपस में हर वक्त टकराव का माहौल रखते हैं और गालम गलोच, और जब से ये पार्लियामेंट बनी है खासतौर पे आप देखेंगे असेंबली के अंदर क्या माहौल है। जो सबसे पहले आपने इमरान खान साहब की तकरीर का जिक्र किया, चैलेंज उसमें अपोजिशन ने गलती की, नहीं बोलने दिया। क्या उसकी सजा इमरान खान साहब 3 साल से कौम को दे रहे हैं? कि वो जो सारा बयानिया उनका था, जो आपने कहा बड़ी अच्छी बात है, चलें जनाब वो ये भी करना चाह रहे थे, रिफॉर्म भी करना चाह रहे थे, और वो इकॉनमी का चार्टर देना चाह रहे थे, वो अपोजिशन ने उन्हें एक तकरीर नहीं करने दी, तो वो सजा पूरी कौम भुगत रही है 3 साल से। दूसरी बात ये है कि अब आप सबसे पहले तैयार है या नहीं? सवाल ये है कि देखिए गवर्नमेंट ने आज क्लियर कह दिया है कि वो लोग जो पार्लियामेंट से बाहर हैं उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, जो पार्लियामेंट के अंदर है उसके साथ मुज़ाकरात। बेचारे क्या गवर्नमेंट है, तर्जमान है, चौथी उनकी पार्टी है, छोड़े। सर आज कैबिनेट के इजलास के बाद ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने इसी नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात अपनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, अपोजिशन की, एज लीडर ऑफ अपोजिशन पहली तकरीर में भी कहा सर, हो गए हम 7 साल हो गए सर। अब लेकिन उसके बाद ये गैप इस कदर बढ़ चुका है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अब नेशनल सिक्योरिटी से इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है जावेद चौधरी साहब, जिसमें आप पाकिस्तान के तमाम आपके जो दिफाई इदारे हैं, अफवाज के सरबराह हैं, आपके इंटेलिजेंस के इदारे आके बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त जंग जारी है उसके हमारे ऊपर क्या असरात हो रहे हैं। वज़ीर आज़म नहीं बैठते उसमें,
उससे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है कि मुल्क के ऊपर जो खतरात जो बादल मंडल आ रहे हैं, और इल्ज़ाम किसको दिया? शहबाज शरीफ को, कि ये आते तो वॉकआउट कर जाते। भाई अगर आप आते वॉकआउट पिछले 15 दिनों से तो हम शर्मिंदा हो प्राइम गए। मिनिस्टर साहब की हर तकरीर में पहले एनआरओ होता था, अब एनआरओ नहीं होता। नहीं, तो आप देखें ना सर, अब इसका मतलब ये है कि इस तरफ से भी एक सफाई जल्दी है, उधर से भी एक सफाई जल्दी है। एनआरओ तो मजाक है, जब भी वो तकरीर करते हैं लोग उस पर हंसते हैं। नहीं, अब नहीं कर रहे ना सर। तो मैं सिर्फ ये आपके सामने पूरी एक मंजरकशी इसलिए की है कि हमारी संजीदगी रही है शुरू से कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर मिल के काम हो सकता है अब है या नहीं है सर सवाल। सब अब ये फैसला अकेला किसी एक पार्टी का नहीं रहा। अपोजिशन की जितनी पार्टियां इस वक्त मौजूद हैं, पहले पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, अब वो नहीं है। अब ये तमाम पार्टियों का इज्तिमाई फैसला होगा कि 3 साल में हुकूमत की मुसलसल एक ऐसा रवैया जो पार्लियामान तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि मियां शहबाज शरीफ साहब का बयानिया फिर वाकई फिर वो क्या होगा? फिर मियां शहबाज शरीफ साहब के बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ है आपसे। इसका मतलब ये हुआ कि वो मफाहम चाहते हैं, आप नहीं चाहते। नहीं, मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने किसी एक जगह ये नहीं कहा कि मैं अकेला गवर्नमेंट से बात करने जा रहा हूँ। सर वो तो साफ कह दिया है कि मेरा अगर बात चलती तो 2018 में मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर होते, हम माजी को दफन करके मकाम की तरफ बढ़ना चाहिए, नेशनल रिकंसिलिएशन, सारी बातें सर क्लियर है। ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। अब खत लिखना बाकी है सर, वो खत पार्टी के प्रेसिडेंट है, पार्टी फैसला करती है और दीगर जमातें जो आपकी पीडीएम में शामिल हैं उनके साथ मिलकर ही कोई फैसला होगा। ठीक है। अच्छा नाज साहब, जब ये पीडीएम टूटी थी तो उस वक्त ख्याल ये था कि शायद बिलावल भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान में कोई डायलॉग चल पड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट मिल के कोई शायद लाहे अमल आगे तय कर ले। लेकिन अब यूं महसूस हो रहा है कि दोबारा शहबाज शरीफ साहब के पास बॉल आ गई। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर माइनस हो गई इसमें से। आप ये समझते हैं कि अपोजिशन को बैठना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने कश्मीर में भी देखा कि कश्मीर के इलेक्शंस में बावजूद इसके कि हुकूमत ने अपने तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी वहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभर के सामने आई। तो पीपल्स पार्टी तो माइनस ना हो सकती है ना किसी की पॉलिसीज़ की वजह से होगी। बात यह है कि देखिए, पीपल्स पार्टी का अगर आप हमारा जो तरीक़ाकार है वो ये रहा है कि हमारी पार्टी की लीडरशिप ने बावजूद इसके कि तमाम नैब के केसेस हर पॉलिटिकल हमारी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर निकालते गए। नैब ने 2.5 साल यही किया है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अब ऐसे गवर्नमेंट अब नहीं कर रहे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, नजीर चौहान साहब के ऊपर केस बन रहे हैं, अपोजिशन अब माइनस होती जा रही है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अगर तो डील की होती तो मुल्क में रहकर केसेस को भुगत ना रहे होते, रोजाना पेशियों में जा ना रहे होते और जेलों में खुर्शीद शाह की तरह 2 साल से कैदो बंद में ना रह रहे होते। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो लोग डील का सवाल पैदा कर, ये क्वेश्चन रेज करते हैं, उनको अपने आप पे पहले तनकीद अपने ऊपर गौर करना चाहिए कि उनका अपना तर्ज हुकूमत का सियासत उनकी क्या है। आप ये देखें कि इस वक्त यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की जो बात हो रही है, देयर इज कंप्लीट क्लैरिटी इन वन थिंग कि ऑफ कोर्स जो ऑब्वियस चीजें हो रही हैं, पार्लियामेंट में भी हमने देखा है कि एक डिवीजन सामने आ रही है। ये बात ऑब्वियस है कि पीएमएलएन के अंदर मुख्तलिफ सोच के लोग पाए जा रहे हैं और हर एक का अपना एक नजरिया या हो सकता है विद इन द पार्टी डिवीजन हो, बट दैट इज अ डिफरेंट इशू और ये पॉलिटिकल पार्टी का अपना सवाल ये मामला है कि आपकी पार्टी का क्या विजडम है, क्या विजन है कि अगर मियां शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के दरमियान कोई डायलॉग होते हैं तो आप उसका हिस्सा बनना चाहेंगे या नहीं? नहीं, देखिए, पर्सन स्पेसिफिक तो हमारी पॉलिसीज नहीं होती। पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज हम अपने माजी के अपने एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात, प्राइम मिनिस्टर है और दूसरे अपोजिशन लीडर हैं, मैं तो 2 ओहदों की बात कर रहा हूं। नहीं, 2 ओहदों की भी बात हो, इस वक्त पर्सन स्पेसिफिक नहीं रहेगा क्योंकि मामला इस वक्त जिस तरह से पर्सन स्पेसिफिक चल रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कुछ और बात कर रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कुछ और कहते हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक अलग बयानिया है। तो ये 3 मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं। अब यही बात है कि पीडीएम के अंदर आपने देखा कि शायद खाकान अब्बासी का जो बयानिया था वो टोटली डिफरेंट, वो मियां नवाज शरीफ के साथ है, वो वैसे मियां नवाज शरीफ के साथ बड़ी क्लैरिटी। तो वो एक डाव एंड हॉक की जो पॉलिसी उसमें रही है वो कभी भी, वो आपने देखा कि पीडीएम को भी तोड़ने का रीजन बनी और वही आप देख रहे हैं कि अगर वो आगे इसी तरीके से चलेंगे तो आगे एक यूनिटी जो है वो अपोजिशन में जो होनी चाहिए वो पैदा नहीं हो सकती। वैसे ये अब हालात इस किस्म के हैं कि अपोजिशन और गवर्नमेंट को बैठना चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ। देखिए, मैं समझती हूँ मुल्क के मफाद
बाद में मुल्क के इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में बिल्कुल साथ बैठकर टेबल डायलॉग भी करने चाहिए, मामलात को तय भी करना चाहिए। लेकिन आई थिंक ऑल्दो वी से इट्स नेवर टू लेट, लेकिन मेरा ख्याल है 3 साल का जो वक्त गुजार दिया गया उसमें ना तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात हुई, ना जुडिशियल रिफॉर्म्स पे बात हुई, ना कोई कानून सिवाय ऑर्डिनेंस के ऑर्डिनेंस अब देखिए, अगर आप अब उसके भी अलावा नहीं कानून साजी पे आप बैठेंगे तो देखें, अब भी ये मसला नहीं हल हो सकेगा, ना जुडिशियल देख रिफॉर्म लें, हो पार्लियामेंट के सकेंगी, अंदर ना आप देख आप लेना। लॉ एंड ऑर्डर पे रिफॉर्म्स हो देखिए हम सकेंगी, तो चाहते हैं कि हो, ना हम चाहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स हो सकेंगी, ना इकोनॉमी पे रिफॉर्म्स हो सकेंगी। जावेद चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तब हम चाहते थे कि नैब के ये जो ड्रैकोनियन लॉ परवेज मुशर्रफ बना के मुल्क से बाहर चला गया और यहाँ पे सियासतदानों को आपस में लड़ने झगड़ने के लिए नैब छोड़ गया, तो उस नैब को हम तरमीम लाने के लिए जब पीपल्स पार्टी लाना चाहती थी तब उस वक्त पीएमएल ने हमारा साथ नहीं दिया, विच दे रिग्रेट राइट नाउ। लेकिन अब वक्त है कि अगर पीटीआई भी इस चीज को एडमिट नहीं करेगी और इसके ऊपर काम नहीं करेगी तो कल ये पहिया फिर मुड़ेगा और फिर ये विच हंटिंग का सिलसिला, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आप मेरा गिरबान पकड़ेंगे, मैं आपका वैसे गिरबान अब पीटीआई चाह रही है पकड़ूंगा, कि नैब के ऊपर रिफॉर्म्स हो। वैसे बड़ी दिलचस्प बात है, नून लीग नहीं चाह रही है अभी, वो कहते हैं हमारी बारी हो चुकी है, अब इनकी बारी है। देखिए दे हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। कुछ लोग दूसरों के मिस्टेक से सीखते हैं, कुछ अपनी गलतियों से सीखते हैं। मेरा ख्याल है इट इज हाई टाइम कि पीटीआई को इस बात पे सोचना चाहिए कि ये अपने तजुर्बात से भी सीखें 2.5-3 साल के और औरों के तजुर्बात से भी सीखें, क्योंकि आगे आपको पता है एलएनजी के सबसे महंगे तरीन मुआहदे अभी जो हो रहे हैं ये भी दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे हिस्टोरिक, रिकॉर्ड टाइम दुनिया कर दिया में उसमें। इंटरनेशनल प्राइसेस डाउन होने के बावजूद $20 के ऊपर एलएनजी के मुआहदे एक $15 पे किया, दूसरा पिछले $20 मुआहदों में के किया। ऊपर लोगों को नैप किया हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप महंगे मुआहदे करें, बीआरटी के जबकि स्कैंडल, आपको $4 का मिल रहा था, आपने देखिए उसको नहीं ली थी वैसे। अकाउंटेबिलिटी एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो हुई है ना, सिर्फ डिवाइड के इस तरफ लोगों को अंदर करना, मैं समझती हूँ इस चीज से पीटीआई को खुद अब अगर इफ दे सीरियस कि अगले इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, अवाम इस बेसिस पे इनको वोट नहीं देगी कि आपने कितने अपने मुखालिफिन को जेलों में डाला। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपको नून लीग के अंदर 2 बयानियां नजर आते हैं वैसे इस वक्त? नून लीग में ना सिर्फ 2 बयानी हैं बल्कि नून लीग का शराजा बिखर चुका है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कहता हूँ ये लीडरलेस पार्टी है और हेडलेस है इनकी हेडलेस भी है। इनके सीनियर लीडरशिप जो पार्लियामेंट में मेरे साथ बैठते हैं तो आजकल सख्त परेशान है। मुझे नून लीग का कोई मुस्तकबिल इतना अच्छा नजर नहीं आता। तो अगले इलेक्शन में ये फर्क हो जाएगा। नंबर 2, डॉक्टर तारिक साहब की बात जो करप्शन के ऊपर उन्होंने की, हाँ करप्शन का खात्मा हुआ है। माजी में जो पावर कॉरिडोर्स में ये जो ईवान के इक़्तिदार थे, इनमें जो अरबों खरबों रुपए की रोजाना की बुनियाद पर करप्शन होती थी और पैसा रोजाना की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर जाता था सर, वो रिंग रोड खरीदी जाती थी। रिंग रोड का वो सारी का देख लें, आटे का देख लें, हकीकत है, वो हकीकत है। अब कम से कम वज़ीर आज़म हाउस में ना कोई डीलें होती हैं, ये बात ठीक है, ना बैग्स बाहर जाते हैं, ना ईवान के इक़्तिदार में वो अरबों खरबों रुपए की करप्शन हो रही है जो 20 साल इन दोनों बड़ी पार्टियों की लीडरशिप में आप अपनी बात खानदानों ने की। आप जैसे लोग जहां तक कम है सर, आज तो सुने ना, गवर्नमेंट जहां तक करप्शन की बात है, नहीं कर सकते। करप्शन की बात है, ये एक ऐसा नासूर है जो 50-60 सालों से इस माशरे के अंदर नीचे तक पेनिट्रेट कर गया है। पटवारी और थानेदार और ग्रास रूट लेवल पे करप्शन अभी भी है, लेकिन उसके खात्मे के लिए हुकूमत अपनी हर मुमकिन इकदामात कर रही है। उसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। एक मिजाज बन गया एक आम आदमी का कि एक काम अगर उसका थ्रू प्रॉपर चैनल हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो कहता है कि नहीं अगर मैं थोड़े से पैसे दे दूंगा तो जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल सही। हमने खुद इस करप्शन को एक अपनी इजी लेने के लिए या टाइम बचाने के लिए या शॉर्टकट के लिए रास्ता अख्तियार किया। अच्छा, वैसे सही बताया, पूरी कौम कांस्टेबल से लेके ऊपर तक सेक्रेटरी तक पाकिस्तान के अंदर करप्शन है या नहीं? नहीं सर, सियासतदान को साइड पर तो कोई शक वाली बात नहीं। उस करप्शन के बयानिए के खिलाफ ही तो मेरा लीडर इमरान खान लड़ रहा है। वही करप्शन के खात्मे की तो हम आज तक जो तो जज कर रहे हैं, उससे माफियाज जो हर शोबा जिंदगी में माफिया है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इसी के ऊपर तो तहरीक इंसाफ की एक बुनियाद बनी है। हाँ, अगली बात मेरी बहन ने की कि बिल्कुल अगर आप जेलों में गए हैं तो हमने तो जेलों में नहीं भेजा, आपके अपने करतूत थे, आपके अपने रेफरेंस थे, आप उनको फेस कर रहे हैं। ये बदकिस्मती है कि क्वेश्चन मार के इस मुल्क के अदालती नहीं इस मुल्क के अदालती निजाम पर कि बड़ी बड़ी मछलियां बना पा रही है, नैब की भी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार के अरबों खरबों रुपए दिखाए जाते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। लेकिन जब प्रोसिक्यूशन और अदालती निजाम
और एविडेंस और आईओ वो इतने वीक देखें हैं ना, अभी कि FIA मुल्ज़िम जो है ना वो छूट जाता है FIA और सिर्फ आम खत आदमी लिखा जा रहा है। आम आदमी जो है वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर जेलों में गुजार रहा है। मैं अब मुल्तान की मिसाल दूं कि नैब के अंदर ही 40-50 बंदा मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल में है, 2-2 साल हो गया उनकी बेल नहीं लग रही, 2-2 साल हो गया, और उनका जो ट्रायल कोर्ट है वो भी 2-2 साल हो गया, उनके ट्रायल ही नहीं करता। और ये बड़े बड़े लोग और आते रेफरेंस हैं ही अभी और तक जाते हैं और इसका चले मतलब जाते हैं। रेफरेंस नहीं बना और कोई। कईयों के रेफरेंस नहीं बने। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इस मुल्क का जो कानून है वो ताकतवर के लिए, हमें कानून की हुक्मरानी के लिए, और ये जो अदालती निज़ाम है इसको ठीक होने के लिए 1 पेज पे होना चाहिए। ये पार्लियामेंट का काम है और हम चाहते हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स हों। अच्छा भाई साहब, ताकि ये आम देखिएगा, आदमी- opposition क्या देखें, चाहती मिसाल है कि कि सजा मैं आपको- याफ्ता बीमार आदमी वज़ीर आज़म लंदन चला गया, पाकिस्तान मुल्क दुश्मन लोगों से वो मीटिंगें कर रहा है, हैरिड में कॉफी पी रहा है, शॉपिंग कर रहा है, वॉक कर रहा है, और जनाब लंदन की में बैठकर सैर व तफरीह कर रहा है। कोई अखलाकी, कोई कानूनन कोई जवाज है, कोई मॉरलिटी है कि अब 3-4 दफा उनसे तो पूछे आप। चलो जी, उनसे तो वो तो मैं बता रहा हूँ कि पूरा निजाम का निजाम जो है वो मिला हुआ ये है। तो कैबिनेट के फैसले से गए हैं वो। सर मैं तो बता कैबिनेट रहा में हूँ ना, पूछे आप। सर, वो वो सारे कौन वजीर थे जो रो रहे थे उस वक्त? तो बहुत गुफ्तगू हो गई, लेकिन अब तो कम से जो कम शर्म मिनिस्टर रो करें। रहे थे उस वक्त, सर उनसे सर पूछें। अब तो शर्म करे, अब तो वापस आकर फेस करे। हाँ, ये क्रेडिट है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, ये जेल भुगतने के चैंपियन है, जेलें भुगत रहे हैं, भागने वाले नहीं है। लेकिन जो भाग कर चला गया, आप भी नहीं जो करवा जाली सके। शेर है, जो कागजी शेर है, उसको वापस आना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बयानिया लंदन में बैठ के क्यों दे रहे हैं? यहाँ है ना मेयर वाशी साहब, इनका ख्याल ये है कि मैदान में खड़े हो बड़ा करने वाले शेर साबित हो, शेर बने। ढाल बनाकर मरियम नवाज को आगे कर दिया। डोगर साहब एक अच्छे सियासतदान के तौर पे आए थे, लेकिन इस पार्टी की खसलत का शिकार हो गए हैं। मैंने देखा आज इनके अल्फाज खसलत की क्या बात और है? इनकी उनकी ठीक वो है, नहीं कि अंदाज आपको आना चाहिए वो। बता रहा हूँ ना, अंदाज आप और बयानिया गुफ्तगू दे और रहे हैं। अल्फाज जो है नहीं, मेरी कोई ऐसी वो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए, फलां करनी चाहिए, ये आपका ख्याल है किसी नहीं आनी वफादार आदमी को जेब नहीं देते। पहली बात तो ये है। मैं कहूँ फलां को शर्म आनी चाहिए, इमरान खान को शर्म आनी चाहिए, बेजा क्यों, और डॉक्टर वजीर को शर्म आनी चाहिए जिसने सारी उनकी रिपोर्टें बनाई है। ये प्रोग्रामों की कोई जेब नहीं देता। बात तहजीब के दायरे में भी हो इसका कोई सकती है। लफ्ज बेहतर हो सकता है। आप हाँ, मैंने तो मैं बता रहा हूँ इस्तेमाल किया ना, है। तो मैं तो सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए। नहीं, मैंने तो बेजान इससे वाशी कोई को, अगर और बेहतर जिन्होंने पहले लफ्ज आप रिपोर्टें बता दें। बनाई, सारी रिपोर्टें लेबॉर्टरी की, उसको कहा कि वो बीमार है, मुल्क से बाहर गया, ठीक है। कहा रिपोर्टें जाली हैं, उन्हें शर्म नहीं आई। ये क्या बात है जनाब? मैं तो वो मान काफी रहा हूं। पी रहे हैं। नहीं, ये गवर्नमेंट क्या मान रही बात है है। जी? गवर्नमेंट प्राइम बात मिनिस्टर ये ये है- मानते हैं कि हमारे साथ हाथ हुआ। उन्होंने तो कहा आप हमारे साथ किसने गलत किया नहीं हुई। है? आप पकड़े ना उन्हें, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। ये बात आपको आपके घर वाले बताते हैं तो आपको पता लगता है, भाई पकड़े आप उन्हें। आज जिम्मेदार ठहराना चाहिए सबसे पहले ये बातें नवाज शरीफ पे करने के पहले कि जनाब किसने वो रिपोर्टें बनाई, सर वो सारा हो गया। वो कैसे मैनेज हुआ, गए थे क्यों ना हुआ, 4 हफ्तों के लिए। कस्टडी अब तो वापस आ जाए, आपकी, 2 साल हो गए हैं। कस्टडी आपकी, लेबोरेटरीज आपकी, कंसल्टेंट आपके, स्पेशलिस्ट आपके, और डॉक्टर PTI के। से आप खुद डॉक्टर साहब तो डॉक्टर है ना, वो तो हो, लेकिन आप उन्होंने रिपोर्ट वो तो नहीं मानते मैंने हैं। तो नहीं बनाई ना जी। वो तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने कहा कि जहाज जी हाँ। भी बड़ा खड़ा है, ये जहां बात से है ना, डॉक्टर इन बुलाना बातों बुलवा को लें, जहां जाना चले मैं जाएं। सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा मीडिया का हूँ भी जिन रोल है। मीडिया हुकूमतों ने के पास, पैनिक वाली सिचुएशन पैदा कर दी थी। जिन हुकूमतों के पास एक दिन भी नहीं अपनी गुजरेगा। कोई कारकर्दगी बयान करने का कोई मैटर होता है, यकीन करें मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम की भी कर रहा हूँ, वो उस पर बात करते हैं कि हमने 3 साल में कुछ कर दिखाया है। सिवाय 3 साल में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके पास हो है क्या बात इशू करने है को? इनके लिए, क्या इशू है गवर्नमेंट के लिए? मुझे आप ये opposition बताएं, एक अभी issue आपने है। बात की है कि जनाब 10 लाख वैक्सीन लगी है, बड़ी अच्छी बात है। 10,72,000 72,000 वैक्सीन लगी, अच्छी बात है, इस पे बात करें। कि आपको पता है कि इस वक्त अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आपकी सूरत हाल क्या है? कि आपका मीडिया दिखा रहा है कि वहां पे कितनी खूनरेजी हो रही है? नहीं दिखा रहा। क्या अफगानिस्तान की हुकूमत इस वक्त नहीं, वो जो मामला से गुजर रही है, अफगानिस्तान के जो जो चीजें चल मशीर रही हैं, हैं, उनसे तो मुलाकात नहीं, आपकी हो मुशीर रही नहीं है, है। लेकिन जो पाकिस्तान के दुश्मन है, तो साहब ये टिचकरें होती हैं नहीं, प्रोग्रामों में, टिचकरें नहीं होती, टिचकरें सर, हैं। ये reality आपका है। नेशनल सिक्योरिटी के इदारे सच्चाई आके है। आपको ब्रीफ करते हैं, वज़ीर आज़म उसमें नहीं आता, इस पे कोई बात कर रहा है, कोई नाम ही नहीं ले रहा। वो भाई मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, ही हैज टू टेक द डिसीजंस। उसमें किसी ने कोई वो FIR नहीं दर्ज की, किसी ने चार्जशीट नहीं की, उल्टा वो मुद्दा तुझे साड़ी गले पाता है कि शहबाज शरीफ साहब, वो आप हमारे कहने पे चलते हैं, सारे फैसले शहबाज शरीफ के करने पे करते हैं। लेकिन दीज आर बिटर रियलिटीज। मेरे कहने का मकसद ये है, इसमें कोई जज्बाती बात नहीं है। अब पिछले जनाब मैं कोई 6 प्रोग्राम कर चुका हूँ, नून लीग के 2 बयानिए,
भाई हमारे 6 बयानी है, वो आपको क्या है? तो मियां एक मिनट, शबाशी एक मिनट। साहब ना कहते ना सर, मैं कहता हूँ 6 बयानी है हमारे, मैं कहता हूँ 6 बयानी है। तो एक आपको क्या होना है? चाहिए ना। पीटीआई को क्या है? नहीं, ये क्यों एक हो भाई? 6 बयानी है हमारे। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने लोगों को रास्ता मसला निकालना नहीं है, चाहिए उसमें। हमने रास्ता निकालना है, हमने अपना आगे कहाँ से मंजिल का रास्ता तयन निकालना करना है, पॉलिटिकल कौन सा पार्टी में रास्ता आगे मूव निकालना करना है? है। हमारा लीडर जो है वो कौन है, किसकी बात मानी जाएगी, किसका हुक्म पार्टी पे चलेगा, दिस इज आवर प्रॉब्लम। आप मैं पूरी डोगर साहब पिछले 6 प्रोग्रामों में सिवाय नून लीग के 2 बयानियां, मैंने मीडिया पे कोई बात नहीं देखी। नहीं तो वो भाई आपका क्या मसला नहीं है? तो मसला नहीं ना। हमारे 4 बयानियां, हमारे 6 बयानियां हैं। एक बयानिया तो डॉक्टर तारक फजल पॉलिटिकल साहब का भी है। वर्कर अगर कोई वो बात ये कह रहे करे, हैं कि हमारी सियासी जमात जो है ना हॉकी के मैच की तरह खेलती है और या फुटबॉल के मैच की तरह, एक बयानिया उनका भी है। चलो ये बयानिया ठीक है। हाँ। भाई हर प्लेयर की अपनी एक जिम्मेदारी है, कोई सेंटर फॉरवर्ड खेलता है, कोई फुल बैक खेलता है, कोई गोलकीपर है। तो आपका कुछ कौन है फिर? वो कोच हमारा जो है वो नवाज शरीफ है, हमारा जो है वो चीफ मैनेजर नवाज शरीफ है। आपका कैप्टन कौन है? मैं बता रहा आपका हूं। कोच कौन है? देखिए, आपकी देखिए, टीम अभी कौन आपने बनाई फिर है? टीम शुरू कर दी आपकी है। टीम में है कौन कौन? सवाल मैंने वो एक कैसे संजीदा ऐसे बात करते की हैं? थी, मैंने भी और संजीदा सिर्फ सवाल मुस्लिम किया लीग नून नहीं, चूंकि साहब हर जमात एक टीम की तरह खेलती है। अब आप मुझे बताएं कि आपके कितने एमएनए जी माशाल्लाह? हमारे गवर्नमेंट पार्टी के 180 जी। 180 में से मीडिया में कितने आते हैं? कम है ना, 10 होंगे, 20 होंगे, तो बाकी 160 किधर हैं? भाई उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो अपना काम कर रहे हैं। हर पार्टी में यही होता है। लेकिन इसलिए जो मैंने आपसे ये कहा था, आते हैं, कोई फ्रंट पे है, कोई उन बैक सबका पे है। बयानिया एक ही है। और दूसरी बात बयानी ये में है कोई इख्तिलाफ नहीं। मुझे ब्रेक लेना। दूसरी बात, ब्रेक मैं लेना। एक आखिरी बात कर दूं बयानी पे, छोटा सा लतीफा सुना देता हूं। वो एक शख्स ने दूसरे को कहा कि जी लॉटरी निकली है। उसने कहा मुझे क्या? उसने कहा आपकी निकली है। उसके कहा फिर तुम्हें क्या? भाई आप लोग क्या हमारे बयानी के पीछे पड़े हो यार? आप अपना काम करें, अपना काम करने दें। सबसे सिंपल बात, मुझे वैसे ब्रेक लेना दे। कोई बहुत एक इंपॉर्टेंट मौजू है, रिमार्क मुल्क ये है। के इश्यूज हैं, उन पे बात करें। छोटा तो सा मैंने रिमार्क। आपको 2-3 बताए हैं, मुझे ब्रेक इस पे लेना वो बात करें। सवाल ये है कि माफिया अभी हमारे भाई ने बात की, आप माफिया भी कोई काम कर रहे भाई हैं, आप लोग कर रहे क्या हैं, लोगों को बड़ी इतला बड़ी देने के लिए कि कहाँ कौन माफिया बैठा हुआ है या उनका सदेबाब करने के लिए है? गो एंड टैकल देम, बजाय इसके कि आप रोज मीडिया पे आए, ये भी माफिया वो भी माफिया। भाई उसको पकड़ना किसने? आपने ठीक पकड़ना है। है। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ना साहबा, 2 चीजें याद रखें। एक तो एक बयानिया चल रहा है मियां शबाशी साहब का, और वो मुफाहमत चाहते हैं और गवर्नमेंट टिल्ट कर रही है शबाशी साहब की तरफ से। वो कहते हैं कि हम इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है और इनके आपस में राब्ते भी हैं। वो भी आपको बता दूं कि इनके राब्ते भी हैं और किसी एक पॉइंट पे ये इकट्ठे बैठ जाएंगे, ये ध्यान में रखें। दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके लिए हर वजीर ये कह रहा है कि आप अपनी गवर्नेंस को, अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करें, वरना आज भी उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि वरना और वफाक के पास अख्तियारात है कि वो आपको समझा सके। तो आपको समझाया जा रहा है और इनको बुलाया जा रहा है, तो आपको ये महसूस हो रहा है? देखिए, हमें तो ये महसूस हो रहा है कि इस हुकूमत की जो 3 साल की नाकामी है उससे छुपाने के लिए इनके पास कोई अल्फाज अपने नहीं है कि ये टॉक शो में बैठकर ये कह सके कि भाई हमने ये अच्छा काम कर लिया, हमने ये आवाम के लिए प्रोग्राम दिया, या ये हमारी आवाम के लिए वैसे कुछ चीजें अच्छी हुई हैं। वैसे फॉरेन रेमिटेंस बहुत है पाकिस्तान। अच्छा, उसकी वजह मैं बताऊं, फॉरेन रेमिटेंस इस साल हुई है, अगले साल आप देखिएगा इस साल रेमिटेंस नहीं आएगी। इस साल तो है ना जी। अच्छा, वो जो रीजंस है। क्या है, उसकी रीजंस क्या है, मैं आपको बताती हूँ। रीजन कोई भी हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास है। नो नहीं, पैसे इनके पास है। हमें ये देखना चाहिए कि फॉरेन रेमिटेंस कोविड के पेश नजर जो मिडिल ईस्ट में और मुख्तलिफ ममालिक में लोगों की जॉब से लोग हाथ धो बैठे, वो सब अपना पैसा लेकर यहाँ पाकिस्तान आए, और ये हर साल ये रेमिटेंस नहीं आएगा आपके पास, ये हालात के पेश नजर रेमिटेंस आया है। और दूसरी बात ये कि देखिए, एनआरओ जिनको आपने देना था और LNG के जो $20 के ऊपर ट्रेड गैप था वो कम हुआ, बड़ा बहुत कुछ हुआ है। अच्छा नहीं, मेरी गुजारिश सुने, बात यह है, फिर आप इन्फ्लेशन देख लें, आप पॉवर्टी देख लें, आप GDP उठा के देख लें, ओवरऑल जो चीजें हैं, तो आप पूरे रीजन के अंदर सबसे पीछे खड़े हुए हैं। अच्छा, बात यह है कि एनआरओ की बहुत बातें यहाँ पे हुई कि जी हाँ, यहाँ पे वैसे अब गवर्नमेंट नहीं कर रहे। नहीं, मैं पहले की इनकी बात अब ये कर रही ठीक हो हूँ। गए। नहीं, अब बात यह है कि डील की बातें करते थे ना, कि डील नहीं होने देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। तो आज क्या बात है कि आज इनको सिलेक्टिव लोग किसी अपोजिशन के पसंद आ रहे हैं, जिनके साथ ये अच्छे बयानिया भी अपना अच्छा कर दिया है इन्होंने। तो ये एनआरओ किसको देने की और ना देने की बातें करते थे। वो चीनी चोरी का क्या हो गया, क्यों आगे आपने एनआरओ दे दिया? क्योंकि आपके चंद सीटों के एवज में आपको पता था कि अगर वो आगे पीछे हो गए तो आपकी हुकूमत लड़खड़ा जाएगी। तो ये जो आपने अपने एनआरओ दे रहे हैं आपको, देखिए, जब ये बात आप रवैया उठा के देख लें इनका, अगर इनको PMLN के अंदर कोई एक शख्स जो है वो उससे बात करने के लिए ये हामी भर रहे हैं, और पार्लियामेंट के अंदर है, उनके साथ हो सकता है।
और अलल तो ऐलान पार्लियामेंट के बात बाहर कर है, रहे उससे नहीं हो हैं। सकता। ठीक है, इस तरह नहीं चलेगा। अगर इनका जो हुकूमत का नैरेटिव है वो इस तरह रोज की बुनियाद के ऊपर तब्दील होगा कि इनको आज अचानक कोई भाग गया और उससे फिर ये कहें कि जी हम ऑपोजिशन से बात करने को तैयार है, कल तक तैयार नहीं थे, कल तक सबको अपने अंदर, और पीपल्स पार्टी को ये उंगली कैसे उठा के कि पीपल्स पार्टी की तरफ उंगली उठा सकते हैं? इनसे पूछें कि अभी जो E11 की तबाहकारियों के शाहकार वीडियोस आए और जो पता चला कि पूरा फ्लडेड हो गया E11, अगर ये सिंध की वीडियो होती, अगर ये कराची की वीडियो होती तो फिर ये गवर्नेंस के ऊपर ये रोला डालते। लेकिन इन्होंने क्या किया कि Definitely बात होती, लेकिन ये- पैमरा ने फौरन नोटिस जारी कर दिया और कहा कि जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पाबंद कर दिया कि क्योंकि ये इस्लामाबाद की वीडियो थी, सिंध की वीडियो नहीं थी, कराची की वीडियो नहीं थी और यहाँ इनकी हुकूमत है। तो पैमरा ने आज नोटिस जारी किया है चैनल्स को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, कि आप इस तरह की विजुअल्स नहीं चलाएंगे। तो लोग डर जाते हैं ना मुझे जी। बताइए, लोगों को खौफ से लोग डर निकालने के जाते लिए। हैं। हाँ, और अगर ये सिंध में होता है तो वो पुअर गवर्नेंस हो जाती है, और अगर डॉक्टर इस्लामाबाद साहब, में होता है, नुक्ता उनका बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लामाबाद में होता है तो पैमरा का नोटिस आ जाता है। अगर कराची के तो अंदर वैक्सीन के ये तो लिए दोनों लाइन लाई तैयार जाती है ना। तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है, और अगर इस्लामाबाद के अंदर और और रावलपिंडी के ये अंदर, रवैया लाहौर के सही अंदर हो, नहीं है। मैं खैबर डोगर साहब पख्तूनख्वा की के बात, अंदर हो, डोगर साहब वो नहीं बात करें, बिल्कुल अपनी बात बताएं वो इस इशू पे। लेकिन बात ये कि ये रवैया दुरुस्त नहीं। जिस सूबे में आपकी हुकूमत नहीं है, ना तो आप वहां के सीएम को ऑन बोर्ड लेते हैं, ना तो आप वहां पे तरक्याती फंड्स देते हैं, ना वहां पे आपकी लेकिन ये कोई चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट होती आपकी है। परफॉर्मेंस बेहतर और होनी आप- चाहिए बाकी सूबों से। नहीं, तो अगर अच्छी बात है ना, आपने- अच्छा नहीं, सोच रहे हैं आपके बारे में। हमारे बारे में अच्छा सोचना, हमें पता है कि ये किस हद तक हमारे बारे में इतनी अच्छी सोच ये बिलियन ट्री सुनामी पे करते तो करप्शन ना होती, बीआरटी पे करते, केपीके की लेडी रीडिंग अस्पताल पे करते, और कार्डियोलॉजी लाहौर में जाके ये इतनी अच्छी सोच करते तो पंजाब के हालात बेहतर होते। अपनी पुलिस के रिफॉर्म्स लेकर आते पंजाब के अंदर, वहां पे जिस किस्म के थाना कल्चर हुआ है, जो पटवार कल्चर पंजाब के अंदर इस वक्त चल रहा है, ये उसको कंट्रोल करते जहां इनकी हुकूमत है। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि ये जो रोज एक कोई ना कोई वजीर उठ के कराची के बारे में बात कर देता है। अब आप ये कहते हैं कि वैक्सीन सबसे कम कराची और हैदराबाद के अंदर लगी है, तो ये आपके पास कोई गेजिंग सिस्टम तो होगा ना? कोई गेज कैसे किया आपने? आपको बलूचिस्तान नजर नहीं आया, आपको केपीके नजर नहीं आया, आपको पंजाब नजर नहीं आया, और बराह रास्त इसका मतलब ये होगा कि पूरी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ कराची के ऊपर, सिंध के ऊपर फोकस करके बैठी हुई। देखें, एक तो एनसीओसी के पास रिकॉर्ड है, ये तो नंबर्स की बात है, सिंपल बात है। कराची को और सिंध को इसलिए फोकस किया कि इसमें कराची सबसे सिंध ज्यादा नहीं है, कराची और सिंध ना कराची, कहते हैं। हैदराबाद और वो बड़ा सिंध शहर के, कराची के बाकी सिंध के इलाकों को इसलिए फोकस किया कि इस टाइम पॉजिटिव केस की सबसे ज्यादा तादाद वहां है। ठीक है, कराची कहने के का मकसद फवाद चौधरी साहब का ये था कि अगर आप वैक्सीन पे तवज्जो देते, एसओपीज फॉलो करते, तो आज ये मौका ना आता कि वैक्सीन आप तो वफाक कंट्रोल देनी है, लॉकडाउन कर जितनी नहीं, चीज़ उन्होंने सुबह लगा खुद दी। भी खरीद कल सकते देखे उन्होंने 2,22,000 खुद डोज भी लगाई। खरीद सकते एक थे। शहर एक के बात, 2.5 करोड़ की आबादी है। एक बात। दूसरी बात जो E11 की बात की, हाँ इसमें कोई शक नहीं, ये 2008 से 13 बिलखसूस, मैं रिकॉर्ड की सीडीए से आप चेक करा लीजिएगा, और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब MNA इस्लामाबाद कह रहे हैं, जितनी 10-15 सालों में 18 से पहले सीडीए में इंक्रोचमेंट, करप्शन, और ये जो ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर इंक्रोचमेंट, नालों के ऊपर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां जिसमें E11 में बनी है, वो किन के दौर में बनी है? और 8 से 13 वकील साहब का नाम तक ले। कौन नहीं जानता कि पीपल्स पार्टी के दौर में आसिफ अली जरदारी साहब ने सीडीए से कितना पैसा निकाला, और उनके जो फ्रंट मैन थे 3-4 वो कौन थे? ये उस वक्त की तबाही है जो बदकिस्मती से कैपिटल में नहीं होना चाहिए, जहां पूरी दुनिया के एम्बेसडर आप बैठे हैं, वो आपका एक फेस होता है। लेकिन सबसे ज्यादा तबाह हाली हम तो बाकी जो सूबों के छोटे जो इदारे होते हैं ना, कोई कॉर्पोरेशन है, कोई टीएम में, उनको रोते हैं। यहाँ तो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, जो बेहतर कर रहे हैं। आज भी कैबिनेट के अंदर चेयरमैन सीडीए ने जो मार्गला रोड के ऊपर प्रेजेंटेशन दी जो उन्होंने। प्रेजेंटेशन दी, वो जितनी फजाइया का इंक्रोचमेंट और फजाइया की, नेवल्स की, बाकी ट्रैफिक मैनेजमेंट पे, वो सारी इंक्रोचमेंट हटवाई है। मसला है, ठीक है, अर्जिया कि आपके यहाँ तो तबाही है ना। तो अगर मीडिया ने आपकी चीजें दिखा दी और हमारी नहीं दिखाई, मीडिया तो आजकल आजाद है, वो तो सबके लिए। लेकिन अब सवाल ये है ना डॉक्टर सर साहब कि से मेरा सवाल कोरोना ये तो था, पूरे पाकिस्तान का इशू है ना, हम सर। सबका इस इशू है पे ना, तो सियासत नहीं वफाक करनी को चाहिए सूबे ना, के साथ सियासत नहीं सियासत करनी नहीं करनी चाहिए। बैठना तो चाहिए। पहले दिन और से सियासत कर कराची रहे के हैं अंदर ना। आप फैसला करें कि हफ्ते के सर, अंदर इमरान खान ये खत्म कहता करेंगे। है कि गरीब है, रेडी वाला है, मजदूर है, अगर आप लॉकडाउन करेंगे, ताजा दिहाड़ी वाला है, उसके ऊपर एक मसला आएगा। सर वो अगर फैल गया आज कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह तो ये भी बता इमरान खान का क्रेडिट है कि जिस तरह कोविड से भी निकले हैं, मुल्क की मैशत भी बेहतर हुई है, फॉरेन रेमिटेंस भी आए हैं,
डेफिसिट भी कम हुआ है गाड़ियां और भी आज बिक रही हैं, रिकॉर्ड हाथ में भी इजाफा हुआ है। इंडस्ट्री जावेद चीनी भी साहब, हर महंगी हुई है, आटा भी इंडस्ट्री गायब हुआ है। हर इंडस्ट्री जो है ना वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रही है। वो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, सीमेंट है, और अब अल्लाह के करम से इंशाल्लाह अगली जो 3-4 फसलें आ रही हैं वो भी रिकॉर्ड पैदावार होगी उनकी, गन्ने की भी, गंदम की भी और कॉटन की भी इंशाल्लाह। ये वो हमारी पॉलिसी है और 3 साल की प्राइम मिनिस्टर की वो मेहनत है जिससे मुल्क माशी तौर पर आगे जा रहा है। लेकिन चैलेंज है सर, आज भी पाकिस्तान लिविंग सस्ता तरीन मुल्क है दुनिया का। साहब ने कहा आज भी दुनिया का लिविंग आपकी दुनिया के ऊपर, दुनिया की टूरिज्म पे बात ये है, आपका जावेद साहब इसी बात से शुरू कर लेते हैं। अगर आप खुद ये देख लें, हम जिस तरह जा रहे हैं इंशाल्लाह अगले 2 साल अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के साल है। मुश्किल वक्त गुजर गया, एक बहुत बड़ा थ्रेट है वो है अफगानिस्तान की सूरत हाल, उसको हम देख रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर रखे। अफगानिस्तान की जो असरात हैं वो पहले भी 20-30 साल से हम भुगत रहे हैं। बाकी पाकिस्तान में है कि कुछ चीजें क़यादत में पाकिस्तान अब आगे जा रहा है, वो ठीक है। और मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि नवाज शरीफ साहब अब सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, घूम रहे हैं, अब आप बता चुके हैं सवाल, कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में आएंगे, यानी कि कैसे कोच हैं जो इनकी टीम के बाहर बैठ के ज़ूम पे टीम को खिला रहे हैं। सबसे पहली बात यह है जी कि ये कैसे कोच हैं जो इन्होंने फरमाया कि जी बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं और गन्ने की भी और गंदम की भी, अल्लाह करे से डबल हो, हमारे मुल्क की हैं, हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन मसला ये है कि उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? जिन्नों को हो रहा है, जिन खा रहे हैं वो। भाई इंसानों को तो वो महंगी मिल रही हैं, डबल ट्रिपल हो गए रेट। कर रहे हैं तो खा रहे हैं ना जी। सर कौन अफोर्ड कर रहा है? चोई साहब खुदा का वास्ता है, लोगों का ना मजाक उड़ाएं। आज भी पाकिस्तान में आप रिकॉर्ड चेक करवा लें, लोगर साहब इससे इनकार नहीं कर सकते कि 7 से 8 करोड़ लोग आज भी पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन्हें 3 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, जो सतह गुर्बत से नीचे हैं। 10 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे हैं। 10 करोड़, मैं 8 का है, आप 10 का है। आप तो हम क्यों उनका मजाक करते हैं लोगों के साथ, उनके जज्बात से कि नहीं जी सब अच्छा है और जनाब सारे लोग जो हैं बड़े खुशहाल हैं। नहीं है ऐसा। ये जो सारे अदादो शुमार, ये जो किताबों की और कापियों की और रजिस्टर्स की जीनत बनते रहते हैं, असल फ़ायदा तब होगा जब ज़मीनी हक़ाइक़, ग्राउंड रियलिटी लोगों तक इसके समरात पहुँचेंगे। हम खुश होंगे, हम आपकी तारीफ करेंगे। वैक्सीन पे की ना, मैंने कहा इतनी वैक्सीन लगी, बड़ी अच्छी बात है। सस्ती कर दें, दूसरी बात आपने कहा आप खुश हो जाएंगे। आम आदमी को खुश होगा तो हम खुश हैं। आपने कहा सीडीए की बात, सीडीए में करप्शन उसी तरह जारी है, सीडीए में जमीनों पे कब्जे उसी तरह जारी हैं। जैसे आप दिल करे तो मैं डोगर साहब नहीं, हमारे नहीं है, पिछले मैं 40-50 साल की बात कर रहा हूँ। फोकस आप कर लें किसी एक दौर को, वो बात नहीं है, हक की बात नहीं होगी अगर मैं कहूँ नहीं फलां फलां फलां। आज भी मैं डोगर साहब को कल मेरे साथ चले, मैं बताऊँ इन्हें कि अभी भी सीडीए की ज़मीनों के ऊपर कल परसों तरसों पिछले 3 साल में देखें अरबों खरबों की ज़मीनों पे सीडीए के प्लाजे बन गए हैं। एक्वायर्ड लैंड सीडीए की कब्जे हो रहे हैं। ये जो E11 का ख़ास मसला हुआ है, अब पानी की कुछ कुदरती गुजरगाहें होती हैं जो कई 100 साल से पानी वहाँ से गुजर रहा है। अब अगर उनके रास्ते में आप ऑब्स्ट्रक्शंस लगाएंगे, आबादियाँ बनाएंगे, नालों को कवर करेंगे, छतें डालेंगे, ये मसला होगा। ये मसला होगा कि आप अंजुम ये मसला पूछें कि उन्होंने क्यों रास्ते में प्लाजे बना दिए हैं। सर आप पूछे तो जाकर चेक तो करें, बिल्डिंग्स उनकी वजह से प्रॉब्लम आया हुआ है। जब किसी का भी होगा, मैंने आपसे बड़ी मजबूरी और बड़ी हक की बात की है, अंजुम वकील की गलती होगी तब भी मैं कहूंगा कि हाँ उसकी गलती है, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ठीक है, ये जो पानी की ब्लॉकेज हुई है इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। साहब के खिलाफ वो ऑपरेशन शुरू करेंगे और ये आप ध्यान में रखिएगा कि वकील साहब तो देखें ना, वो तो जाहिर है अपोजिशन का है, आप उसको टारगेट बनाना चाहें तो भले बनाएं, और अपोजिशन के कई लोगों को आपने टारगेट बनाया हुआ है, लेकिन उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं बिल्कुल रिकॉर्ड पे आपको कह रहा हूं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आ रहे प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़ साहब ये फरमाइए, कराची के अंदर वाकई कोरोना के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और बजाय इसके कि आप इस वक्त वफाक से मदद लें, आपने वहाँ पे महाज जंग शुरू कर दिया है। वहाँ पे देखें मुर्सा वहाब साहब आज ये कह रहे थे कि सियासी मुनाफिकीन है, और आप जब इस किस्म के बयान देंगे तो वफाक आपकी मदद नहीं करेगा। जब आपकी मदद नहीं करेगा तो कराची के अंदर जो हैदराबाद के अंदर जो सूरत है वो तो बड़ी अलार्मिंग है। देखिए पहली बात तो ये है कि जब कराची की बात करते हैं तो ये बात भी याद रखी जाए कि कराची की आबादी 2.5 से 3 करोड़ तक की आबादी है। तो आप मदद लेना, दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलस सिटीज में कराची का शुमार होता है। मदद ये नहीं, मदद कोई हमने भीख नहीं मांगनी है वफाकी हुकूमत से, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये उनका फर्ज है। ये जब आएंगे तो आप ये कहेंगे कि इंटरवेंशन हो रही है। दूसरी नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ, बात ये है कि जब
सिंध हुकूमत ने सबसे पहले कोविड को लेकर जब हमने एसओपीज फॉर्मुलेट की और जब हमने इसकी सीरियसनेस को देखते हुए हमने जब अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क की, तो उस वक्त तो इस हुकूमत ने कहा कि जी ये तो फ्लू है, नज़ला है, जुकाम है, इससे ज्यादा लोग वैक्सीन में आप पीछे हैं, ज्यादा लोग तो कार हादसात में फौत हो जाते हैं, पहले ये कहा गया। दूसरी बात ये कि लॉकडाउन सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जब हमने किया, जब कराची शहर को हमने लोगों को इस कोविड को कंटेन करने के लिए इकदाम उठाए, तो इन्होंने कहा कि जी लॉकडाउन तो तरीकाकार ही गलत है। फिर इन्होंने कहा जी ये स्मार्ट लॉकडाउन और फलाना लॉकडाउन और ये लॉकडाउन। तो बात ये कि जब सिंध पॉलिसी फ्रेम करता है तब ये आप तनकीद करते लॉकडाउन हैं। को साइड पे रख दें, अच्छा, अब आप बाकी वेरिएंट्स को अलग रख दें, वैक्सीनेशंस की बात सिर्फ करते हैं। वैक्सीन की बात अब कर रहे हैं। अब आपके वैक्सीनेशंस की पास बात 2 करते हैं। साल थे, कम से कम जी। आप कराची शहर के नहीं, अंदर वैक्सीनेशन 70% 80% लोगों को वैक्सीनेट कर सकते पता थे। है सिंध के अंदर जितने भी सबसे पहले सरकारी मुलाजमीन थे उनको पाबंद किया गया कि वो वैक्सीनेशन लगाएं, सो मच सो कि उनकी तनख्वाह भी इसके साथ वो कर दी गई मशरूत के अगर जो नहीं लोग देखे धक्के खा रहे हैं इस वक्त। तो नहीं, क्या देखें, वैक्सीनेशन के लिए सबसे बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर कराची वो आज रखा है ना जी आपने, आज नहीं रखा। 2 साल थे किसने आपको कहा आज रखा? जब वैक्सीनेशन 2 साल पहले तो नहीं आई, 2 साल पहले तो कोविड आया। आपके पास तैयारी होनी चाहिए थी कि जो ही वैक्सीन आएगी आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए। हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है, नहीं है, लोग नहीं है। देखिए इस वक्त टेस्टिंग कैपेसिटी में सिंध सबसे आगे है, सबसे ज्यादा टेस्ट हम करवा रहे हैं, इसीलिए हमारी रेशियो आ रही है। ये टेस्ट ही नहीं करा रहे, ना पंजाब में टेस्ट करा रहे हैं, ना केपीके में टेस्ट करा रहे हैं, इसलिए इनको लग रहा है केपी और पंजाब में कोरोना नहीं है। ये कराएं सिंध की तरह टेस्ट, तो इनको पता चले कि कोरोना का क्या रेशियो है। साहब आप देखें, आप बलोचिस्तान में टेस्ट नहीं कर रहे तो उनका क्या कसूर है? हम तो टेस्ट करवा रहे हैं, हम घर पे जाके लोगों को टेस्ट करवा रहे हैं। आप तो खाना बनते जा रहे हैं, खाना में कोई एक भी मरीज नहीं है। लोग फोन करते हैं और घर में टीम पहुंच जाती है टेस्ट करने के लिए। देखा ना, मैं भी कोविड से गुजरा हूँ। जब कोई अलामात होती हैं तो टेस्ट कराया जाता है ना, ऐसे मुंह उठा के तो कोई बंदा टेस्ट नहीं कराता ना। तो अलामात ज्यादा हैं, कराची के मसाइल ज्यादा हैं, सिंध में इनको करप्शन से फुर्सत नहीं। 2.5 करोड़ की आबादी है, ये भी बोले। ठीक है, आबादी हर है, बात पे करप्शन लेबलाइज करना गलत है। डोगर साहब, आई थिंक आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं। जो गवर्नेंस है उसका बदतरीन बुरा हाल है। इंटीरियर सिंध में देख लें या कराची में या हैदराबाद में। दूसरा यह है कि कोरोना पे और लॉकडाउन पे ये सारे कोरोना पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक एनसीओसी ने एक पूरे मुल्क के लिए, सूबों के लिए एक फ्रेम, एक मैकेनिज्म बनाया, उसके साथ चल। लेकिन असद उमर साहब को ये भी बताया ना सर कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कराची को ना डिस्कस किया करें। कराची उनका शहर है, पाकिस्तान के लिए तो पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं, कराची उनका शहर है। कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। कराची में पीटीआई को मैंडेट मिला, हम कैसे कराची को नजरअंदाज कर दें? लोगों को मरने दें ना सर, फिर ना पानी मिल रहा, ना वहाँ दवाई मिल रही, ना वैक्सीन मिल रही, लोग मर रहे हैं। तो हम क्या करें? हम कराची को छोड़ दें? नहीं दे रहे मेरे भाई, हम कराची को छोड़ दें? कराची को नहीं छोड़ा जा सकता। अभी भी हम सबको मिलकर एक ही बात करनी चाहिए कि कौम को ये मैसेज पार्लियामेंटेरियन की तरफ से जाना चाहिए कि जो चौथी लहर है ये इंतहाई खौफनाक है, खतरनाक है, इसका एहतियात करें और अपनी सियासत ना करें, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। मैं तो वही क्वेश्चन करूंगा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं बयानिया, क्या नवाज शरीफ साहब अब सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अल्लाह उनको और सेहत दे? क्या पाकिस्तान में आएंगे को टालना चाह रहे हैं? कोई टालना नहीं चाह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो जिस वक्त वापस आए हैं, डोगर साहब उस वक्त वापस आए हैं। नहीं, हम तो उस वक्त वापस आए हैं। मैं बताता हूँ, अदालत में जवाब ले लेना, कोरोना में तो वापस आए हैं, मतलब इनकी आप कहते रहेंगे। मैंने एक बड़ी, आपने सैलाब की बात की जो आया E11 में, बड़ी जेन्युइन बात की मैंने, मेरिट पे की। खामखानी एक दूसरे को रगड़ने के लिए हम बैठे हुए, कुछ सच भी बोल रहे हैं यार, खुदा का वास्ता है। अभी कोरोना की बात की, मैंने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, इसे पोलिटिसाइज ना करें। असद उमर साहब कराची का जिक्र करते हैं तो उसी तरह करें जैसे लाहौर का करते हैं, जैसे इस्लामाबाद का करते हैं, जैसे पेशावर का करते हैं। कराची को आप टारगेट करते हैं, टारगेट ना करें। बुला लें सीएम को, वो आते हैं एनसीओ की मीटिंग, एनसीओसी की मीटिंग्स में, और उन्हें बताएं कि भाई ये करेंगे, लेकिन रोज अल्फाज की गोलाबारी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की शक्ल में वफाक से फिर सिंध जवाब देता है, ये कोई बात नहीं है। तमाशा लगता है वैसे। नवाज शरीफ साहब की सुन लें, वो उस वक्त पाकिस्तान आए जब उनकी जो शरीक हयात हैं मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा, वो बिस्तरे मर्ग पे थी, और उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि ये झूठ है। उनकी बीमारी को भी उन्होंने झूठ करार दिया। लेकिन अब ये तल्ख हकीकतें हैं। आपके वर्कर्स वहां पे पीटीआई के जाके कहते थे नहीं जनाब, अब क्यों नहीं आ रहे? यानी उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, वफात के बाद यकीन आया
इस बात को कि वाकई बीमार थी। सर, अब उस हालत में भी मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, आपने अपनी बीमारी जेल पर जाने के झूठ लिए बोल कर आए, खुद मोहर लगा दी। और मरियम नवाज साहिबा उनके साथ आई, वो उन्हें भी सजा, और सजा के बाद में जो हुआ आपको पता है, जिन जज साहब ने सजा दी उनका सारा बाद में सामने आया जनाब के क्या मामला थे, क्यों सजा दी मैंने, सारी बातें हो चुकी हैं, सबको पता है कि क्या मामला थे। वैसे अब क्यों और नहीं टारगेट आपने किया हुआ है एक वो तो फैमिली टारगेट तो को, करेंगे, आपके ना मुखालिफ आपकी हैं। कोई और सियासत। इमरान खान साहब, जहां मैंने बताया ना शुरू में, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान के बाहर जलसा जुलूस, चीन, अमेरिका, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, एनआरओ मैं नहीं छोड़ूंगा। सर, उनका हमने कहा manifesto है। बताया यार वो क्या काफी से लोगों को मांगा, नहीं किसने छोड़ना है? चाहते। नाम बताएं किसने एनआरओ मांगा है, किसी ने एनआरओ नहीं सर, मांगा। अब वैसे अनारों ना ना हमने मांगा है, एनआरओ की ना बात हमें नहीं कर रहे, चाहिए। सर अब नहीं बात कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनको इदारों को जो करप्शन पकड़ने का काम करते हैं उन्हें टास्क दें, जिसने पाकिस्तान का पैसा चुराया है उससे बरामद करें, उसे सजा दें। ये हमारा नैरेटिव सर है। वो ये कहते हैं बड़ा कि क्लियर। मियां शहबाज शरीफ से 25 लेकिन करोड़ आपने रुपए का पूछते हैं, एक हमजा हथियार साहब से रखा तो हुआ जवाब ही नहीं है देते। कि आप एहतसाब के नाम के ऊपर करप्शन को आप जनाब रोज वेब करते हैं, रोज करप्शन के लीडर्स के खिलाफ, अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ आप मुकदमात बनाते हैं। ये एक तरफा एहतसाब है। ठीक हो, ये हमारा जो है नैरेटिव है। वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।